हेलो फ्रेंड, यस्टरडे विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो देखिए, बहुत दिन बाद मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूं ताकि आपको आपकी पॉलिटी में कोई भी प्रॉब्लम हो वो उसका जो है सोल्यूशन मिल सके आपको यहाँ पे। यानी कि भारतीय संविधान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ISPCS हो, TGT PGT हो या BPSC हो, सारे मैंने एग्ज़ाम दिया तो मुझे लगा कि हाँ, आपको क्या बताना चाहिए, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। वो सारी चीज़ें जो है मैं इस पॉलिटी के माध्यम से आपको फास्ट रिवीजन करवाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो वन लाइनर होगा। वन लाइनर से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको कम टाइम में ज़्यादा सी चीज़ें, आपको फैक्ट जो है मिल जाएंगे। तो ये फैक्ट अब मैं घटना चक्र से ले रहा हूँ, यानी कि घटना चक्र से जो पॉलिटी के सारे मैटर होते हैं सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आज मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो वन लाइनर है। आज मैं थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड इसका बताऊँगा, इसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे से मैं डायग्राम के माध्यम से भी आपको दिखाऊँगा कि कैसे हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए हो सकती है। इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो चलते हैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आखिर इतिहास में क्या हुआ था, कि संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, यहाँ पे है लोकतंत्र प्रतिनिधि संस्थान। लोकतंत्र जो है ये प्रतिनिधि संस्थान तानाशाही शक्तियों पर अंकुश और विधि के शासन की संकल्पनाएं जो हैं भारत में नई नहीं है। ये भारत में कोई नई चीज़ नहीं है कि लोकतंत्र है, प्रतिनिधि संस्थान है, तानाशाही है, शक्तियों पर अंकुश है और विधि के शासन की संकल्पना है। ये कोई नई चीज़ नहीं लग रही, लेकिन हम लोगों को नया लगता है। पहले मैं बता दूं कि प्राचीन भारत में अनेक भागों में गणतंत्र शासन प्रणाली, प्रतिनिधि विचारण मंडल और स्थानीय स्वशासी संस्थाएं विद्यमान थी। इसके कहने का मतलब ये है कि प्राचीन काल में जब वेद हुआ करते थे उस टाइम भी भारत में गणतंत्र शासन हुआ करती थी। लेकिन आगे देखते हैं, वैदिक काल से ही लोकतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख मिलने लगता है। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में सभा और समिति दो इम्पोर्टेंट है। सभा और समिति संस्थाएं जैसे सभाओं का, यानी कि सभा और समिति जैसे संस्थाओं का विवरण मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में और अथर्ववेद में सभा और समिति। चोलकालीन स्थानीय स्वशासन प्रणाली लोकतंत्र के आधार स्तंभ के रूप में मानी जाती है। और एक चोलकालीन जो शासन व्यवस्था थी वहाँ भी स्थानीय स्वशासन प्रणाली लोकतंत्र की मतलब आधार स्तंभ के रूप में वहाँ पे विद्यमान हुआ करती थी। आगे देखते हैं, और कह रहा है यहाँ पे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन के कुछ व्यापारियों द्वारा स्थापित की गई ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से शाही चार्टर प्राप्त कर भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। इसके कहने का मतलब ये है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी और वहाँ इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से कुछ शाही चार्टर प्राप्त करके दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों में व्यापार करने का एकाधिकार भी प्राप्त कर लिया था। यानी कि इंग्लैंड कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी कब? 1600 में आई, 30 दिसंबर 1600 में यहाँ पे स्थापित हो गई। और प्लासी की युद्ध 1757 में कंपनी की विजय के साथ ही भारत में अंग्रेजों की शासन की नींव पड़ गई। और पहली बार लड़ाई होती है प्लासी में 1757 में। उसी के दौरान जो है क्या होता है कि अंग्रेजी शासन की, यानी कि अंग्रेजों का शासन भारत पे अपना प्रभुत्व अंग्रेज जमाने लगे। इसका मेन कारण ये था कि भारत की जो राजशाही व्यवस्था थी उसमें फूट डाल के अंग्रेज क्या किए, कंपनी के माध्यम से अपना जो है शासन करने लगे। आगे बोल रहा है ये, देखते हैं आगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के प्रयासों की शुरुआत भी हो गई। अब ये कह रहा है कि 1773 का जो भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के जो प्रयास किए जा रहे थे उसकी भी शुरुआत इन्होंने कर दिया। कब? रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। तो इन सारी चीज़ों में हम पॉलिटी में हमें क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो सारे डायग्राम आपके सामने मैं ला रहा हूँ। देखिए, आपके सामने सारे डायग्राम आ गए हैं। तो आपको क्या पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है। वैसे तो जनरली आपको ये सारे फैक्ट जानने हैं कि ठीक है, ये भारतीय संवैधानिक विकास का क्रम कैसे हुआ, कैसे भारत का विकास हुआ संविधान का। तो यहाँ पे देखिए, भारत में संवैधानिक विकास तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। संवैधानिक विकास आखिर हुआ कैसे? मैंने बताया था ना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से आपको इम्पोर्टेंट है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट पूछा जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन
ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 में, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 में। 1757 से उसने प्रशासन स्टार्ट कर दिया अंग्रेजों ने भारत पे, ठीक है। लेकिन उसी दौरान 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। क्या आता है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस समय की बात करें तो इस समय जो बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, इस एक्ट के आने से उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बहुत ही मोस्ट ये टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें जो है क्या बना दिया गया उनको? गवर्नर जनरल बना दिया। पहले तो बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, फिर उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और पहले गवर्नर जनरल बनने वाले लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने थे, ठीक है। तो इस समय याद रखिएगा। और इसी दौरान जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की गई थी, जिसके एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश थे, जो 1774 में किया गया था। इसी के एक्ट के अंतर्गत किया जाएगा, ठीक है। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया 1784 का एक्ट जो है, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम से जाना गया था, ठीक है। तो ये आया था 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसकी कमियों को दूर करने के लिए ये एक्ट लाया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। और इसकी महत्वपूर्ण बात ये थी दोस्तों कि इसमें जो थी 1784 में, इसमें द्वैध शासन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। फिर आता है 1786, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। 1793 का एक्ट आया, ठीक है। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1813, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। चार्टर एक्ट 1813 की मेन बात ये था कि इसमें इस एक्ट के द्वारा कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, किंतु चाय और चीन के व्यापारिक मामलों में एकाधिकार बना रहा। यानी कि जितने भी कंपनी के एकाधिकार थे उसको समाप्त कर दिया, केवल और चाय और चीन के साथ वो व्यापार कर सकते थे। और इसमें ईसाई मशीनरियों को भी कुछ धर्म प्रचार करने के लिए उनको छूट दे दिया गया, ठीक है। तो इसमें और 1 लाख शिक्षा पर खर्च करने का भी निर्णय 1813 में लॉर्ड मैकाले ने लाया था, उसको आपको याद हो रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है डियर आपका 1800 चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, इसमें जो थे बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, अब उनको क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। क्या दे दिया गया? भारत का। पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, फिर बाद में बनाया गया गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर 1833 एक्ट के तहत क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। और इसके पहले भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त होते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। बंगाल का अंतिम और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया इनका, यानी कि बंगाल के प्रथम थे और भारत के प्रथम थे। बंगाल के अंतिम और भारत के प्रथम थे। और इसमें देखिए क्या किया गया इस एक्ट में 1833 में, इसमें जो था एक्ट द्वारा कंपनी का पूर्ण व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया। अब कंपनी कोई भी उसके पास एकाधिकार नहीं था, सारे एकाधिकार को समाप्त कर दिए गए थे, ठीक है। और इसमें जो थी विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, बाल श्रम आदि जो है विलियम बेंटिक के माध्यम से ही राजा राम मोहन राय ने साथ मिलकर ये सारे कुप्रथाओं का अंत भी किया था। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1853, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन मैं कुछ बातें इसमें से आपको बता दूं कि ये जो थी खुद इनसे 1853 का जो एक्ट था, इसमें सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। फिर आता है 1858 का नियम। 1858 का नियम आता है यहीं से महारानी विक्टोरिया अपने हाथों में अपना ले लेती हैं। ये जो था 1857 का जब विद्रोह हुआ था, उसके बाद जो है 1858 का जो भारत शासन अधिनियम लाया गया था। फिर देखते हैं 1858 के अधिनियम के बाद, यह भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से प्रसिद्ध है। इसके तहत भारत शासन विधि महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था, ठीक है। तो इस समय जो थे गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1858 में भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय कर दिया गया था। यानी कि जो कि लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने थे तथा अंतिम गवर्नर जनरल भी वही रहे थे। और इसी 1858 के तहत जो है निदेशक और नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया और शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी गई थी, ठीक है।
इसको जो है मैग्ना कार्टा भी कहा अधिकारों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है 1858 के अधिनियम को, ठीक है। तो फिर इसके बाद आता है 1861 का अधिनियम, ठीक है। 1861 का अधिनियम में क्या होता है, ये इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी 1861 के अधिनियम में, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया गया था, और एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत भी हुई थी यहाँ से। और 1859 में ही एक चीज़ की शुरुआत हुई थी, इसमें पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता प्रदान की गई थी। इसके बाद आता है 1892 का अधिनियम, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 1909 का अधिनियम देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कौन सा अधिनियम? 1909 का अधिनियम जो है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं 1909 का अधिनियम में 1909 के अधिनियम में इम्पोर्टेंट बात क्या है। 1909 के अधिनियम में इसमें जो थे, एक लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय बनकर आए थे, ठीक है। और इसी को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी इसी अधिनियम से किया गया था। यानी कि पृथक निर्वाचन का जो मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? 1900 भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। किसको? लॉर्ड मिंटो को। तो ठीक है, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 को, और पृथक निर्वाचन की शुरुआत जो है सबसे पहले कब हुई थी? 1909 को। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। फिर इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 आता है। इसके लिए आपको मैं बता दूं, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है। इसको मार्ले मिंटो अधिनियम कहा गया, सुधार अधिनियम। इसको कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। यानी कि मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम द्वारा जो थी द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा क्या किया गया था? द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई थी। और प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की भी स्थापना हो गई थी इसमें। और 1919 के एक्ट की मुख्य विशेषता याद रखिएगा, क्या किया गया था? प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित किया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 की इम्पोर्टेंट बातें ये है कि इसमें जो थी 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियाँ बना दी गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935। और इसके तहत जो थी प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया था। तो और इसी के द्वारा जो है महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार भी दिया गया था 1935 अधिनियम के द्वारा। और ये जो है भारत का संक्षिप्त संविधान भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार देने वाला देश जो था न्यूजीलैंड था, जो कि 1896 में दिया था। इसे निरंकुशता का एक्ट कहा जाता है 1933। भारतीय संविधान में ज़्यादातर चीज़ें जो हमारे जो संविधान में ली गई हैं 1935 अधिनियम से ली गई हैं, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है। इसके बारे में तो मेरा मकसद यही था, आपको आज मैं संक्षिप्त में आपको डिटेल्स में बता रहा था, ताकि क्या करें कि हम लोगों को क्या पढ़ना है, कौन सी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कौन से टॉपिक हमको ज़्यादा ध्यान देना है, पढ़ना है। तो इस टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। 1784 में थोड़ा सा देख लेना है, और इसमें देख लेना है 1858 का, 1833 और 18, और इसके साथ साथ 1909 और 1919 और 1935। ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, एसएससी, रेलवे, बैंक, रेलवे या टीजीटी, पीजीटी के साथ साथ आप जो है बीपीएससी इसमें दे रहे होंगे, तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो ये मैं जो बता रहा हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और हेल्पफुल होंगे, क्योंकि मैंने जब प्रिपरेशन किया था तो ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से नोट्स भी बनाया था, और नोट्स आज भी मेरे पास वो है जिससे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, यानी कि कुछ नोट्स से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो अगर आपको और चाहिए, अच्छे लग रहे हो वीडियो, आपके लिए उपयोगी हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा।
तो मैं इस प्रकार वीडियो आपको लेके आऊँगा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और साथ ही साथ बहुत जल्द मैं जो है आपको थिंकर भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। थिंकर में पढ़ाएँगे, फिर आपको थियरी भी मैं पढ़ा दूँगा कि थियरी में क्या था, क्या इम्पोर्टेंट था। और बीपीएससी स्पेशल के लिए मैं प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आऊँगा आपके लिए। तो इस वीडियो को देखिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग जो है टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, एक-एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।